नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मधु एजुकेशन वायर में। चलिए फ्रेंड्स, आज आगे करते हैं। पहला टॉपिक है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए राष्ट्रीय बायो बैंक स्थापित। फरवरी 2026 में लाइसोसोमल स्टोरेज विकारों के लिए भारत में अपनी पहली सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक, नेशनल बायो बैंक की स्थापना गुजरात में किया गया। ठीक है, गुजरात के कहाँ पे? अहमदाबाद में स्थित ह्यूमन जेनेटिक्स संस्थान में किया गया है। तो भारत में अपनी पहली सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद स्थित ह्यूमन जेनेटिक्स संस्थान में किया गया है। किस लिए? तो लाइसोसोमल स्टोरेज विकारों के लिए। एलएसडी 70 से अधिक दुर्लभ आनुवंशिक चयापचय रोगों का समूह है जो प्रायः गंभीर और जानलेवा होते हैं। इस बायो बैंक में 15 राज्यों के 530 रोगियों के डेटा और नमूने को एकत्र किया गया है। एलएसडी दुर्लभ आनुवंशिक मेटाबॉलिक रोग होते हैं जो उन विशेष एंजाइमों या सहायक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं जिनकी सहायता से शरीर वसा और शर्करा जैसे जटिल अणुओं को तोड़ता है। इनकी कमी से कोशिकाओं में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं जिससे समय के साथ विभिन्न अंगों को क्षति पहुंचती है और गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। अनुमान है कि भारत में 12,000 से अधिक लोग एलएसडी से प्रभावित है। वर्तमान में एलएसडी के बहुत कम रोगों के लिए उपचार उपलब्ध हैं और जो उपचार उपलब्ध हैं वे अत्यंत महंगे, लगभग प्रति रोगी प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए से अधिक है। बायोबैंक एक विशेष सुविधा होती है जहां मानव जैविक नमूनों जैसे कि रक्त, ऊतक, डीएनए और मूत्र को एकत्र, संसाधित और सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। इनके साथ संबंधित स्वास्थ्य जानकारी भी रखी जाती है ताकि चिकित्सा अनुसंधान किया जा सके। इस बायोबैंक का नेतृत्व फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंडोक्रिनोलॉजी अहमदाबाद कर रहा है। इसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। बायो बैंक में 17 वर्षों में कई राज्यों के 28 संस्थानों से एकत्रित 530 रोगियों के जैविक नमूने और विस्तृत नैदानिक जैव रासायनिक और आनुवंशिक डेटा संकलित है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारा विकसित करने की घोषणा। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारा विकसित करने की घोषणा। फरवरी 2026 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले समर्पित मधुमक्खियों के लिए गलियारों को विकसित करने की घोषणा की है। यह पहल राजमार्गों के किनारे केवल सजावटी पौधे लगाने की पुरानी परंपरा से हटकर पारिस्थितिकी और जलवायु के प्रति संवेदनशील नियोजन की ओर एक बड़ा कदम है। यह बुनियादी ढांचे के विकास के साथ जैविक विविधता संरक्षण को जोड़ता है। बी कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विकसित की जाने वाली परागण अनुकूल बस्तियों की पट्टियां हैं। इन गलियारों में ऐसे फूलों वाले पेड़, झाड़ियां और पौधे लगाए जाएंगे जो कि मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के लिए साल भर अमृत और पराग सुनिश्चित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य परागणकी पर बढ़ते पारिस्थितिकी दबाव को कम करना, अमृत की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना और टिकाऊ वृक्षारोपण के माध्यम से कृषि उत्पादकता और पारिस्थितिकी संतुलन को मजबूत करना है। 2026 से 27 के दौरान नई की 40 लाख पेड़ लगाने की योजना है जिनमें से लगभग 60% वृक्ष इस मधुमक्खी गलियारा के अंतर्गत लगाए जाएंगे। किसका है? नहाई का। ठीक है, 40 लाख पेड़ लगाने की योजना है। कब तक? तो 26 से 27 के दौरान। किसके द्वारा? तो नहाई के द्वारा। लगभग कितना? तो 60% वृक्ष को मधुमक्खी गलियारा के अंतर्गत लगाया जाएगा। नेक्स्ट है कि जैव विविधता बढ़ाने के लिए नीम, करंज, महुआ, पलाश, जामुन और सीरीज जैसे प्रजातियां मधुमक्खी गलियारे में लगाई जाएगी। पौधों का संचय इस तरह किया जाएगा कि अलग अलग मौसम में फूल खिले जिससे मधुमक्खियों को वर्ष भर भोजन मिलता रहे। मधुमक्खियों की औसत चारा खोजने की दूरी को ध्यान में रखते हुए फूलों के क्लस्टर 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंतराल पर लगाए जाएंगे। 2026 से 27 के दौरान इस तरह के 3 गलियारों को स्थापित किया गया है। इन गलियारों का विकास स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड संगतम लिखम पुंजी द्वारा पेंगोलिन शिकार पर प्रतिबंध। हाल ही में यूनाइटेड संगतम लिखम पुंजी USLP जो नागालैंड के संगतम नागा समुदाय की सर्वोच्च जनजातीय संस्था है ने अपने अधिकार क्षेत्र में पेंगोलिन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह समुदाय आधारित संरक्षण पहल अवैध वन्यजीव व्यापार पर रोक लगाने और इंडो म्यांमार जैव विविधता क्षेत्र में गंभीर रूप से संकटग्रस्त पेंगोलिन प्रजातियों की रक्षा के उद्देश्य से की गई है।
पेंगोलिन विश्व के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले गैर मानव स्तनधारी जीव हैं। भारत में इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार भारतीय पेंगोलिन संकटग्रस्त और चीनी पेंगोलिन गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे ये बीपीएससी ज्यादातर पूछता है संकटग्रस्त, दुर्लभ, तो उसमें देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि संकटग्रस्त है पेंगोलिन, ठीक है। भारतीय पेंगोलिन संकटग्रस्त है और चीनी पेंगोलिन गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कि ये रात्रिचर और कीटभक्षी स्तनधारी होते हैं जो मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों का भोजन करते हैं। खतरे की स्थिति में ये अपने शरीर को गेंद की तरह गोल कर लेते हैं जिसे वोल्वेशन कहा जाता है। इनके शरीर पर मौजूद कैरोटीन से बनी सल स्किल्स पारंपरिक औषधि और मांस के लिए विशेषकर एशियाई बाजारों में अत्यधिक मांग में रहती है। इनके शरीर पर मौजूद कैराटीन से बनी सल पारंपरिक औषधि और मांस के लिए मांग में रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन रिलायंस मैड सिटी को। हरियाणा के रिलायंस मैड सिटी द्वारा एकीकृत विकास परियोजना मेट्रोपोलिस ने लीड फॉर सिटीज प्लान एंड डिजाइन रेटिंग प्रणाली के तहत भारत का पहला लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन मार्च 2024 में हासिल किया है। इस प्रमाणन की पुष्टि ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक और US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा की गई है। लीड प्लैटिनम ऊर्जा, पानी, गतिशीलता और रहने की योग्यता में स्थिरता के लिए मान्यता का सबसे प्रतिष्ठित स्तर है। परियोजना का मूल्यांकन कार्बन उत्सर्जन में कमी, जल दक्षता और जलवायु लचीलेपन में वैश्विक सर्वोच्चतम प्रथाओं के साथ इसके संरेखण पर किया जाता है। मेड सिटी दरियापुर गांव झज्जर जिला में स्थित 140 एकड़ का मास्टर प्लान दिल्ली से 0 किलोमीटर की दूरी पर और KMP एक्सप्रेसवे और आगामी हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर के पास स्थित है। मेट्रोपोलिस 8,250 एकड़ में फैला रिलायंस मैड सिटी का हिस्सा है जिसमें 11 देशों की 650 से अधिक कंपनियों का घर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना 2027 के लिए 2 आधिकारिक शुभांकर लॉन्च। जनगणना 2027 के लिए 2 आधिकारिक शुभांकर लॉन्च हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए प्रमुख डिजिटल टूल और 2 आधिकारिक शुभांकर मैस्कॉट्स प्रगति जो कि महिला और विकास पुरुष को सॉफ्ट लॉन्चिंग की। शुभांकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म को 1931 के बाद पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जाति समावेशी जनगणना से पहले जन जागरूकता, विश्वास, भागीदारी का निर्माण करते हुए जनगणना प्रक्रिया को अधिक नागरिक अनुकूल, समावेशी और युवा उन्मुख बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक के लिए प्रौद्योगिकी संचालित शासन, पारदर्शिता और अंतिम मील आउटरीच पर सरकार के जोर के साथ संरेखित है। प्रगति के बारे में देखेंगे, ये महिला है। प्रगति सशक्तिकरण और समावेशिता का प्रतीक है, महिलाओं की भागीदारी और भविष्योन्मुखी भारत का प्रतिनिधित्व करती है। विकास जो कि पुरुष है, विकास शक्ति और सामूहिक विकास का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रगति की भावना का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रगति की भावना का प्रतीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि विकास जो है जनगणना 2027 में क्या है, तो ये है राष्ट्रीय प्रगति की भावना का प्रतीक। और ये प्रगति जो है ये महिलाओं की भागीदारी और उनके भविष्योन्मुखी भारत का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतीक कहेगा तो प्रतीक इसमें हो जाएगा कि ये सशक्तिकरण और समावेशिता का प्रतीक है। जनगणना को संबंधित और आकर्षक बनाने के लिए विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के लिए दोनों शुभांकरों का उपयोग सभी जागरूकता अभियानों, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप और सार्वजनिक संचार में किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गोवा को अपना पहला जैव विविधता मानचित्र मिला। गोवा को अपना पहला जैव विविधता मानचित्र मिला। गोवा को अपना पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं वाला मानचित्र 14 फरवरी 2026 को मिला है, जिसे विश्व वन्यजीव कोष इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यह मानचित्र 48 से सामान्य रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों और राज्य की पारंपरिक कला रूपों को एक साथ प्रस्तुत करता है। इसे गोवा आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल में जारी किया गया, जिसे राज्य के स्कूलों में प्रिंट व डिजिटल प्रारूप में निःशुल्क वितरित किया जाएगा। यह पहल स्कूली बच्चों और पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस मानचित्र में पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, समुद्री जीवों, मैंग्रोव और कीटों सहित 48 ऐसे प्रजातियों को दर्शाया गया है जो गोवा में आमतौर पर पाई जाती है। इसमें कैटफिश और मैंग्रोव जैसी प्रजातियों से लेकर के बाघ जैसे बड़े स्तनधारी भी शामिल हैं। यह पहल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें अनुभवात्मक और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। WWF इंडिया गोवा ने सरकारी और अनुदानित
अनुदानित स्कूलों के लगभग 450 शिक्षकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है। कितना शिक्षक को? 450 शिक्षकों को, जिसकी शुरुआत कक्षा 6 से की गई है। मानचित्र की विशेषता यह है कि इसमें गोवा की सांस्कृतिक विरासत को यह स्थान दिया गया है और इसमें पारंपरिक कावी कला, कुनवी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक और घोड़े मोदनी लोक नृत्य को दर्शाया गया है। तो ये गोवा का है, कावी कला और कुनवी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है और घोड़े मोदनी लोक नृत्य है। साथ ही मनगेट्टा पन्नी जैसी स्थानीय मगरमच्छ पूजा परंपरा का भी उल्लेख किया गया है। मनगेट्टा पन्नी जैसी स्थानीय मगरमच्छ पूजा परंपरा का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है ओडिशा में भारत की पहली फ्लैट रोल प्रोडक्ट एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबलपुर जिले के लापांगा स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आदित्य एल्यूमिनियम प्लांट में इस फ्लैट रोल प्रोडक्ट यूनिट का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया है। यह परियोजना न केवल अत्याधुनिक विनिर्माण और डाउन स्ट्रीम एल्यूमिनियम उद्योग के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को रेखांकित करती है, बल्कि रोजगार सृजन और वैश्विक निवेश आकर्षण में भी बड़ी संभावना प्रस्तुत करती है। यह देश की अपनी तरह की पहली इकाई है जिसे 5,000 रुपए करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 834 करोड़ की बैटरी फॉयल इकाई का उद्घाटन किया है और एक बड़े स्मेल्टर विस्तार योजना का शिलान्यास भी किया है। केवल स्मेल्टर विस्तार परियोजना में ही 21,162 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इस प्रकार चालू और नियोजित परियोजनाओं का कुल निवेश मूल्य 27,000 करोड़ से अधिक हो गया है। सरकारी अनुमान के अनुसार इन पहलों में 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। हिंडाल्को प्रबंधन ने बताया कि ओडिशा में दीर्घकालिक निवेश योजना 50,000 करोड़ तक पहुंच सकती है, जिससे लगभग 1,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है चौथी औद्योगिक क्रांति IR 4.0 आंध्र प्रदेश में नया केंद्र। 23 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच WEF ने दुनिया भर में 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की घोषणा की, जिनमें से एक भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। मुंबई और तेलंगाना के बाद यह भारत का तीसरा C4IR सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केंद्र होगा। यह केंद्र AI, रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह देश को वैश्विक विनिर्माण और डिजिटल गवर्नेंस के हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। रिपोर्ट ने तकनीकी अंतराल और साइबर लचीलेपन को मुख्य जोखिमों के रूप में चिन्हित किया है। चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे कि इस शब्द का पहली बार प्रयोग 2016 में क्लॉज श्वाब द्वारा दिया गया था। चौथी औद्योगिक क्रांति का पहली बार प्रयोग क्लॉज श्वाब द्वारा दिया गया था। यह डिजिटल, भौतिक और जैविक प्रणालियों के बीच की सीमाओं को धुंधला करने वाली प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को दर्शाता है। यह पिछली क्रांतियों से अलग है क्योंकि यह केवल मशीनीकरण के बजाय डेटा संचालित बुद्धिमान प्रणालियों पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2026 अधिसूचित। भारत सरकार ने 17 मार्च 2026 से प्रभावी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2026 अधिसूचित किया, जो कि 15 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं। संशोधन का उद्देश्य डिजिटल प्रवर्तन और टोल अनुपालन को मजबूत करना है, जिससे बाधा रहित टोलिंग इकोसिस्टम की ओर संक्रमण को सुगम बनाया जा सके। संशोधन का उद्देश्य क्या है, तो संशोधन का उद्देश्य डिजिटल प्रवर्तन और टोल अनुपालन को मजबूत करना है। ये हो गया है। नियम क्या है, तो बकाया उपयोगकर्ता शुल्क शब्द पेश करता है उन मामलों के लिए जहां वाहन का गुजरना इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह द्वारा वाहन की आवाजाही दर्ज हो जाती है लेकिन भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। पंजीकृत मालिकों को SMS, ईमेल और मोबाइल ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें वाहन की जानकारी, स्थान और देय राशि का विवरण होगा। निर्बाध वाहन पहचान के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली को वाहन डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। नोटिस के जवाब में देय शुल्क लागू टोल से दुगना है। यदि राशि नोटिस जारी होने के 72 घंटे के भीतर चुका दी जाती है तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के केवल मूल टोल राशि देय होगी। 72 घंटों में चुका दिया जाता है तो सिर्फ उसका शुल्क ही लिया जाएगा।
टोल राशि ही देना होगा। यदि बकाया 15 दिनों से अधिक समय तक अवैतनिक रहता है बिना किसी लंबित अभ्यावेदन के, तो रिकॉर्ड वाहन प्रणाली में अपडेट किया जाएगा, जिससे वाहन से संबंधित सेवाओं पर संभावित प्रतिबंध लग सकते हैं। वाहन मालिक या ड्राइवर ई नोटिस प्राप्त होने के 72 घंटों के भीतर एक निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से अभ्यावेदन जमा कर सकते हैं। अधिकारियों को 5 दिनों के भीतर अभ्यावेदन की जांच और निपटान करना होगा, अन्यथा अवैतनिक शुल्क का दावा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि मिस्र में तमिल ब्राह्मी अभिलेखों की खोज। मिस्र में तमिल ब्राह्मी अभिलेखों की खोज हुई है। हाल ही में मिस्र के थेवल मैक्रोपोलिस में नदी नील के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल वैली ऑफ द किंग्स के शाही मकबरों में 2000 वर्ष से अधिक पुराने लगभग 30 तमिल ब्राह्मी अभिलेखों की पहचान की गई है। 30 तमिल ब्राह्मी अभिलेखों की पहचान किया गया, जो कि 2000 वर्ष से अधिक पुराना है। यह अभिलेख पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी मतलब रोमन काल के माने जा रहे हैं। यह खोज प्राचीन दक्षिण भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को प्रमाणित करने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तमिल ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, जो कि सिंधु लिपि के बाद विकसित हुई। यह सभी आधुनिक भारतीय लिपियों और दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया की कई लिपियों की आधारशिला है। अधिकतर ब्राह्मी शिलालेख प्राकृत भाषा में है। ज्ञात सबसे पुराने शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों से 268 से 232 ईसा पूर्व, इसे 1838 में जेम प्रिंसेप द्वारा सफलतापूर्वक पढ़ा गया था। ब्राह्मी के अवशेष गंगे मैदान, तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में मुख्यतः मिट्टी के बर्तन पर पाए गए हैं। इसकी उत्तराधिकारी लिपियों में देवनागरी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ शामिल है। कुछ अभिलेख संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में भी पाए गए हैं। अभिलेखों में सीके, कोट्टन, पोलान, सातन जैसे तमिल नाम दर्ज हैं। कुछ लेखों में आया और देखा जैसे वाक्यांश मिलते हैं, जो संकेत देते हैं कि ये आगंतुकों द्वारा अंकित किए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है कि संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है। 12 फरवरी 2026 को संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है। यह विधेयक अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात कानून का रूप ले चुका है। 2020 से पहले भारत की श्रम कानून व्यवस्था कई अलग कानूनों में विभाजित थी, जो ट्रेड यूनियनों, रोजगार की शर्तों तथा औद्योगिक विवाहों के निपटान से संबंधित थी। इन कानूनों को सरल, समकालीन और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में औद्योगिक संबंध संहिता लागू की गई। यह 4 श्रम संहिताओं के व्यापक सुधार पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इन संहिताओं के माध्यम से कई पुराने कानूनों को एकीकृत किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ये तीन। इन कानूनों के एकीकरण का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक संबंधों के लिए एक एकीकृत और अद्यतन कानूनी ढांचा तैयार करना, अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाना और व्यापार करने में सुविधा को बढ़ावा देना था। यद्यपि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में धारा 104 के अंतर्गत पुराने कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया था, सरकार का यह मत था कि इन कानूनों के स्वतः निरसन को भविष्य में सक्रिय संबंधी आधार पर न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। इसी संदर्भ में यह संशोधन विधेयक लाया गया है, ताकि पुराने कानूनों के निरसन की वैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा लक्षद्वीप में सूक्ष्म क्रस्टेशियन जीव की खोज। भारतीय वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप के कवारती लैगून में एक सूक्ष्म क्रस्टेशियन जीव की खोज की है, जिसे एक नया वंश और नई प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह खोज भारत के द्वीप समूह की समृद्ध लेकिन कम अन्वेषित समुद्री जैव विविधता को उजागर करती है और समुद्री पारिस्थितिकी रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जीव कोपेपोडा वर्ग के अंतर्गत लैफोनिडिया कुल में आता है और इतना सूक्ष्म है कि इसे देखने के लिए उच्च शक्ति वाली सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। शुरुआती रूप से यह पहचाने गए कोपेपॉड्स से मिलता जुलता लगा, लेकिन विस्तृत आकार की मॉर्फोलॉजिकल अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि इसके कुछ विशिष्ट संरचनात्मक गुण किसी भी ज्ञात वंश से मेल नहीं खाते। नई प्रजाति को दिया गया नाम इंडिया फोनेटे विजोई भारत को सम्मानित करता है। विजोई नाम वरिष्ठ समुद्री वैज्ञानिक एस विजय नंदन के सम्मान में रखा गया है। इस वैज्ञानिक विवरण नीलिमा वासुके और सैमुअल ई गोमेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समीक्षित टैक्सोनॉमी जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इस प्रजाति का शरीर अर्ध आयताकार और पिछले भाग की ओर संकरा होता है। इसके सामने भाग में एंटीना जैसे रचनाएं पाई जाती है।
इनमें मादा का आकार 518 से 772 माइक्रोमीटर तथा नर का आकार 508 से 756 माइक्रोमीटर होता है। यह प्रजाति मियोफ्यूना समूह से संबंधित है। यह सूक्ष्म अकशेरुकी जीव जल के तलछट में रहते हैं और पोषक चक्र और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र। कुंभलगढ़ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 0 से 1 किलोमीटर क्षेत्र में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के उदयपुर, पाली और राजसमंद जिलों में स्थित और नया ESZ क्षेत्र लगभग 243 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ESZ क्षेत्र मतलब क्या हुआ? इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन कितना है? 243 वर्ग किलोमीटर। यह अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल जो है ये 610.5 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत अरावली पर्वतमाला की 4 पहाड़ी श्रेणियां कुंभलगढ़, सादड़ी, देसूरी और बोखड़ा शामिल है। इसे वर्ष 1971 में अभयारण्य घोषित किया गया था। इस संवेदनशील क्षेत्र में किसी प्रकार का वाणिज्यिक खनन, पत्थर तोड़ने के कार्य और क्रशिंग इकाइयों का संचालन पूरी तरह वर्जित रहता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नए उद्योगों और ईंट भट्ठों की स्थापना पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि वायु और मृदा की गुणवत्ता बनी रहे। पर्यटन के अनियंत्रित विस्तार को रोकने के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में नए होटल और रिसोर्ट के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। कितना? तो 1 किलोमीटर के दायरे में नया होटल या रिसोर्ट का निर्माण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की प्राकृतिक जलधाराओं और जैव विविधता को बचाने के लिए बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के 2 नए रामसर आर्द्रभूमि। 31 जनवरी 2026 में भारत सरकार ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है से पहले 2 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की। इसके साथ ही भारत रामसर साइटों की कुल संख्या अब 98 अप्रैल 2026 के अनुसार अप्रैल 2026 तक कितना 98 हो गई है। नवीनतम शामिल 2 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल में एक गुजरात का छारी ढांड और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य शामिल है। छारी ढांड यह कच्छ जिले में पहली और गुजरात की 5वीं रामसर आर्द्रभूमि है जो प्रसिद्ध बन्नी घास के मैदानों के किनारे स्थित है। ढांड का अर्थ स्थानीय भाषा में आर्द्रभूमि होता है। यह एक विशाल मौसमी आर्द्रभूमि है जो विशेष रूप से प्रवासी जल पक्षी प्रजातियों के लिए एक प्रमुख आवास है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले की जलेसर तहसील में स्थित है। लगभग 108.86 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा पहले ही महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल है। यहाँ 178 से अधिक पक्षी प्रजातियां और 252 वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह मीठे पानी का एक दलदली क्षेत्र है। ठीक है ना? ये जो पटना पक्षी अभयारण्य है इसमें मीठा पानी का दलदला क्षेत्र है जो सदियों से प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड के बाद गुजरात UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है। उत्तराखंड के बाद गुजरात जो है UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है। गुजरात सरकार ने 24 मार्च 2026 को समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 विधानसभा में पारित कर इतिहास रच दिया है, जिससे गुजरात उत्तराखंड के बाद यह कानून लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक का उद्देश्य सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है ताकि अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह समान नियम लागू हो सके और कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित हो। सभी धर्मों के लिए क्या हुआ है? सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है ताकि अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह समान नियम कानून हो सके और कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित हो। इसमें द्विविवाह पर प्रतिबंध, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और उनकी समाप्ति की औपचारिक प्रक्रिया जैसे प्रावधान शामिल है। साथ ही विरासत और उत्तराधिकार के लिए भी एक समान नियम तय किए गए हैं। हालांकि अनुसूचित जनजातियों और कुछ विशेष समूहों को इस कानून से छूट दी गई है क्योंकि उनके पारंपरिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित हैं। यह विधेयक अनुच्छेद 44 में वर्णित राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की भावना को दर्शाता है। हालांकि इसका क्रियान्वयन राज्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस कानून को सामाजिक समानता और कानूनी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 3 नई पहलों का अनावरण किया गया है।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की ऑरेंज इकोनॉमी मतलब रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण करने के लिए 23 मार्च 2026 को 3 ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की, जो इस प्रकार है। पहला है कि राष्ट्रीय एआई कौशल पहल। राष्ट्रीय एआई कौशल पहल भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान HCT के माध्यम से गूगल और यूट्यूब के सहयोग से इस पहल को लॉन्च किया गया है। इस पहल का लक्ष्य रचनात्मक मीडिया और AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्रों में 15,000 प्रतिभागियों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना, जो 2 चरणीय होगा। ठीक है, ये सब पहला चरण में गूगल, ये मार्च से जून 2026 में हुआ होगा। गूगल करियर प्रमाण पत्र और क्लाउड जनरेटिव AI पथों के माध्यम से मूलभूत शिक्षा। चरण दूसरा में जुलाई-दिसंबर 2026 में होगा, जुलाई से दिसंबर 2026 में होगा। जेमिनी 3 नैनो बनाना और VO जैसे AI टूल का उपयोग करके उन्नत विशेषज्ञता। अभी AI का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जेमिनी 3 भी, और ये VO शॉर्ट्स में बनाती हूँ, उसमें VO आता है। ठीक है, ये सब AI टूल का उपयोग करने में उन्नत विशेषज्ञता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेब्स OTT के तहत माई वेब्स प्लेटफॉर्म। जनित सामग्री वेब्स OTT प्लेटफॉर्म के भीतर एक नई नागरिकता निर्माता सुविधा नागरिकों को सामग्री बनाने, अपलोड करने और साझा करने की अनुमति देती है। इसका उद्देश्य दूरदर्शन और संबद्ध प्लेटफॉर्मों को भारत की क्षेत्रीय विविधता और परंपराओं को प्रदर्शित करने का केंद्र बनाना है। कई प्लेटफॉर्म बहुभाषी इंटरफेस के साथ लघु वीडियो, वर्टिकल वीडियो और एपिसोडिक सामग्री का समर्थन करता है। नेक्स्ट है उन्नत EPG और इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर। सेट टॉप बॉक्स मुक्त नए टेलीविजन सेटों में इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर होंगे, जिससे दर्शक सीधे DD फ्री डिश चैनलों तक पहुंच सकेंगे। यह सुविधा अतिरिक्त वायरिंग, अलग सेट टॉप बॉक्स और कई रिमोट की परेशानी को समाप्त करता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड EPG एक उन्नत सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस है, जो उपयोगकर्ता को चैनल शेड्यूल आसानी से ब्राउज करने की अनुमति देता है, जिससे विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों के निवासियों को लाभ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन AI पार्क तमिलनाडु में प्रस्तावित। तमिलनाडु सरकार ने जनवरी 2026 में सर्वम AI के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित किया जाएगा। सर्वम AI एक भारतीय जनरेटिव AI कंपनी है, जो भारत के पैमाने भाषाओं विविधता के अनुरूप पूर्ण स्टैक AI प्लेटफॉर्म बनाने पर केंद्रित है। 10,000 करोड़ के प्रारंभिक निवेश के साथ यह परियोजना देश का सबसे महत्वाकांक्षी राज्य प्रेरित AI पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य विश्वसनीय घरेलू रूप से नियंत्रित AI सिस्टम का निर्माण करना है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि तमिलनाडु भारत के AI भविष्य के नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह पार्क 1,000 से अधिक उच्च कुशल नौकरियों का सृजन करेगा और सुरक्षित, नैतिक और उत्तरदायी AI तकनीकों को भारत में नियामक ढांचे के अंतर्गत विकसित करने की राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ करेगा। इस सॉवरेन AI पार्क को एक विशेष रूप से निर्मित AI जिला के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग संरचना, सुरक्षित डेटा फ्रेमवर्क, उन्नत AI अनुसंधान प्रयोगशालाएं और नवाचार क्लस्टर शामिल होंगे। इसके अंतर्गत एक विशेष संस्थान भी स्थापित किया जाएगा जो शासन में AI के उपयोग पर केंद्रित होगा, जैसे नागरिक सेवाओं, प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण में AI का उपयोग। पूर्ण स्टैक डिजाइन यह सुनिश्चित करेगा कि डेटा मॉडल और कंप्यूटिंग संसाधन राज्य की निगरानी में ही रहे, जिससे डेटा सुरक्षा और नैतिक AI की चेतावनी को प्राथमिकता दी जा सके। यह पार्क शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर AI तकनीकी फर्मों के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रदान करेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। सेशन कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।